अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13 और हमारा लेक्चर है 6th। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को और साथ में हम बात करेंगे हार्डी-वेनबर्ग लॉ की और फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या फैक्टर्स अफेक्टिंग अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता क्या है। आप लोगों को पता है एक कॉन्सेप्ट जीन पूल का। एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स हैं, जितने भी लोकस पर और उनकी जितनी भी अलीलिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको इकट्ठा कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीन पूल कहते हैं। एक जीन पूल के अंदर एक पर्टिकुलर जीन जितनी दफा रिपीट होती है, ये उस जीन की फ्रीक्वेंसी है। सपोज अगर 500 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है और उसके अंदर कोई जीन ए जो है वो 250 इंडिविजुअल्स में पाई जाती है और 250 इंडिविजुअल्स में नहीं पाई जाती, तो जीन ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो होगी 50%। तो ये जीन की फ्रीक्वेंसी है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से होगी कि अगर एक जीन है जिसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स हैं लाइक ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो उस पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स के अंदर कैपिटल ए एग्जिस्ट करती है और कितनों के अंदर स्मॉल ए एग्जिस्ट करती है, तो उसके हम टोटल नंबर को अगर काउंट करेंगे तो एक्चुअली ये रिपीटिशन आ जाएगी कि ए कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हुई है और स्मॉल ए कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हुई है, तो ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसी तरीके से केस होता है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का कि एक जीनोटाइप जो है वो कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हो रही है। सपोज होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हो रही है, होमोजाइगस रिसेसिव है तो वो कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हो रही है, और इस तरीके से हेटेरोजाइगस जो है वो कितने इंडिविजुअल्स में रिपीट हो रही है, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होगी। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा आपकी बुक में से। देखिए हमारे पास सपोज 500 प्लांट्स हैं और प्लांट की ये जो पॉपुलेशन है ये डाइप्लॉइड पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये है कि हर एक जो लोकस है वो 2 दफा रिप्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। हम बात करेंगे इन प्लांट्स की एक ट्रेट की जो कि है फ्लावर का कलर। ठीक हो गया। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर 2 तरह के फ्लावर कलर एग्जिस्ट करते हैं। एक फ्लावर कलर रेड है और एक फ्लावर कलर क्या है, व्हाइट है। जो रेड फ्लावर कलर है इट इज ड्यू टू डोमिनेंट अलील, जबकि जो व्हाइट है इट इज ड्यू टू रिसेसिव अलील। और यहां पर याद रखिएगा कि जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए पे कंप्लीटली डोमिनेंट है। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के खाते में ना डाल दीजिएगा, हमने यहां पर खुद से अज्यूम की है, तो हमने एक शर्त लगा ली है खुद ही कि ये इस पर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है। तो आप देख सकते हैं फ्लावर कलर को कंट्रोल करने में जो आपके पास जीन ए है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए जो है उसकी वजह से रेड कलर बनता है और स्मॉल ए की वजह से व्हाइट कलर बनता है, और कैपिटल ए स्मॉल ए पे क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब कैपिटल ए और स्मॉल ए आएंगे तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट होगी, स्मॉल ए रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो चले हम आगे मूव करते हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 320 होमोजाइगस प्लांट्स हैं और वो किसके लिए होमोजाइगस हैं, कैपिटल ए के लिए। इस बात का मतलब ये है कि जो एक प्लांट होगा उसके पास 2 दफा कैपिटल ए रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि डाइप्लॉइड पॉपुलेशन है, ए ने 2 दफा रिप्रेजेंट होना है, ए की लोकस पर 2 दफा रिप्रेजेंटेशन होनी है। तो अगर आपके पास एक इंडिविजुअल के पास, एक प्लांट के पास 2 कैपिटल ए हैं, तो फिर 320 जो हैं उनके पास कितने होंगे, 320 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 640। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 320 प्लांट्स हैं होमोजाइगस फॉर कैपिटल ए, इनके पास टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए कितने हैं, 640 हैं। ठीक हो गया। दूसरा देखें जरा, हमारे पास 160 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैं। ठीक है, ये जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हमारे पास 160 हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें जो डबल लोकस रिप्रेजेंट होना है, एक लोकस पर कैपिटल ए है और एक पे क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, यहां पर भी जो रेड कलर के फ्लावर ही बनेंगे, एक पे कैपिटल ए है, एक पे स्मॉल ए है। अगर हम इसमें से सिर्फ कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए जो है वो भी 160 टाइम रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल ए भी क्या होगा, 160 टाइम्स रिप्रेजेंट होगा। तो 160 इंटू 1 क्या आंसर आ जाएगा, 160 ही आ जाएगा। इतने ही इन इंडिविजुअल्स में कैपिटल ए हैं
और इतने ही इन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या है, स्मॉल a हैं, ठीक है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। इसमें एक क्रोमोसोम पर कैपिटल A होगा, दूसरे पर क्या होगा, स्मॉल a होगा डायप्लॉइड केस में। और उसके बाद फिर हमारे पास देखें होमोजाइगस हैं, 20 होमोजाइगस हैं फॉर स्मॉल a। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल में स्मॉल a 2 दफा रिप्रेजेंट होगा, तो आपके पास 20 इंडिविजुअल्स में कितने स्मॉल a आ जाएंगे, इट विल बी 40 a's स्मॉल a। ठीक हो गया, ये आपके पास एक चीज आ गई। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि a की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे a की जो टोटल तादाद है, जितने a हमारे पास हैं, उनको हम टोटल नंबर ऑफ अलील से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप देखिए अगर 500 इंडिविजुअल्स हैं और डायप्लॉइड हैं, तो उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी। आप यहां पर जरा देखिएगा कि हमारे पास a कितने हैं, 640 a हमारे पास हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, 160 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ a हमारे पास कितने हैं, 800। अगर हमने a की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम 800 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, क्योंकि हमारे पास 500 इंडिविजुअल्स हैं और 500 इंडिविजुअल्स जो हैं वो डायप्लॉइड हैं। तो 500 इंडिविजुअल डायप्लॉइड होंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, 1000 बन जाएंगी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.8, या इसे आप 80% भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आपने करना है, इसी तरीके से आपने स्मॉल a को कैलकुलेट करना है। स्मॉल a जो है वो इक्वल होगा 160 40, तो 160 प्लस 40 क्या आंसर आ जाएगा, 200। अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम 200 को डिवाइड कर देंगे किस पे, 1000 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2। तो आपके पास स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.2। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एलीलिक, और ये इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से आप एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हमने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो भी आप इस फॉर्म में इसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 500, जिसमें से 320 आपके पास क्या है, होमोजाइगस फॉर AA, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप करेंगे 320 ओवर 500, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपने हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 160 ओवर 500 कर दें, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.32, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 20 ओवर 500 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0.04 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर से जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समटाइम आपको उसने सिर्फ क्या बताया होता है, उसने आपको नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बताए होते हैं, तो आपने बाकी की कैलकुलेशन इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू करनी है, जो आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अलील्स निकालेंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेट करेंगे हर एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी है, फिर उनका टोटल करेंगे, फिर उस एक अलील के टोटल को टोटल के साथ करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको इसी तरीके से टोटल नंबर दिए हों और नंबर ऑफ इंडिविजुअल बताए हों, होमोजाइगस, डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सम टाइम क्या होता है, वो आपको बता देता है, वो कहता है जी होमोजाइगस डोमिनेंट की कोई वैल्यू दे देता है, हेटेरोजाइगस की कोई वैल्यू दे देता है, वो आपको होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू नहीं देता, बल्कि वो स्टेटमेंट लिखता है कि रेस्ट आर होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि टोटल में से इन दोनों को माइनस करें तो बाकी आपके पास ये बच जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथ है जो कि आपने याद रखना है, बिल्कुल बेसिक मैथ है, सिंपल डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऐड करना है, ये चीजें आपको थोड़ा सा आनी चाहिए, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, हमें समझ आ गया कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो टोटल में से जितनी रिपीटिशन होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हम बात करेंगे हार्डी-वीएनबर्ग लॉ की। हार्डी-वीएनबर्ग जो हैं ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लॉ जो है प्रेजेंट किया, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपसे पहले शेयर करता हूं। स्टेटमेंट ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशंस until acted upon by an agent other than sexual reproduction, या random sexual reproduction भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन के अंदर अलील की और जीनोटाइप की, ये चेंज नहीं होती,
ये कांस्टेंट रहती है साल हा साल, जनरेशन टू जनरेशन, जब तक कि वो पॉपुलेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे और कुछ ना करे। अब देखें हमारी जो इमेजिनरी पॉपुलेशन थी उसमें आपने देखा कि आपके पास जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 0.8 और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.2 है। तो हार्डी-वेनबर्ग ये कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये इसी तरीके से रहेगी। और कब तक ऐसे रहेगी? जनरेशंस तक ऐसे रहेगी, जब तक वो जनरेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहे रैंडमली, कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो हमें दी, जिसे हम हार्डी-वेनबर्ग फॉर्मूला या हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन आप देख सकते हैं आपके सामने, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है P + Q = 1। यहाँ पर जो P है वो एक एलील को रिप्रेजेंट करता है और Q जो है वो दूसरी एलील को रिप्रेजेंट करता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि P डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और Q रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये डोमिनेंट जीन की कट है, यानी ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। और आप देखिए दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर आपने एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है, अगर आपको डेटा इस फॉर्म में दिया गया है तो आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन अगर उसने आपको यहाँ पर P की वैल्यू दे दी तो आप ये कर सकते हैं Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू दे दी तो P की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज अगर उसने आपको Q की वैल्यू दी है तो आप क्या करेंगे? आप इसको रीअरेंज करेंगे, P = 1 - Q, यहाँ पर Q की वैल्यू लगाएंगे, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। अगर उसने आपको P की वैल्यू दी है और आप Q फाइंड करना चाह रहे हैं तो Q = 1 - P हो जाएगा, आप P की वैल्यू लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जबकि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये नीचे दिया गया फॉर्मूला है p², क्योंकि देखिए एक जो एलील है वो अपने आप को दो दफा रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम बात करें a की तो a दो दफा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर डोमिनेंट को आपने p से रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब आपने कैपिटल A को p से रिप्रेजेंट किया है। तो a के लिए हम क्या लिखेंगे? p²। स्मॉल a के लिए हम क्या लिखेंगे? q²। और हम हेटेरोजाइगस के लिए क्या लिखेंगे? हम उसके लिए लिखेंगे 2pq। ठीक हो गया। और इसका सम भी क्या होता है? = 1 होता है। हम अपनी इसी एग्जांपल में से वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं कहूं कि जो p है ये कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है वो स्मॉल a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखिए p की वैल्यू क्या है? 0.8 और q की वैल्यू क्या है? 0.2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? = 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सपोज कर लूं कि मुझे Q की वैल्यू पता थी और P की वैल्यू नहीं पता थी, तो फिर क्या होगा? फिर मैं यहां पर 1 - 0.2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? P की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.8 है। इसी तरीके से अगर मुझे P की वैल्यू पता हो और Q की वैल्यू ना पता हो तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर उसकी वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली यहां पर है p² का मतलब क्या होगा? 0.8 का स्क्वायर। q² का मतलब क्या होगा? 0.2 का स्क्वायर। और 2pq का मतलब क्या होगा? यहां पर हम p की वैल्यू लगा देंगे और यहां पर हम q की वैल्यू लगा देंगे, तो इसका सम भी क्या आ जाएगा? = 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। डन है। अब यहां पर होता ये है, वो आपको p की वैल्यू देके q की वैल्यू भी पूछ सकता है, q की वैल्यू देके p की वैल्यू पूछ सकता है। सम टाइम ये होता है वो आपको p की वैल्यू देगा लेकिन आपसे पूछेगा q²। तो आप क्या करेंगे? आप p से पहले q निकालेंगे और फिर q का स्क्वायर निकाल देंगे। सम टाइम ये होता है वो आपको q की वैल्यू देगा और साथ में आपसे पूछेगा 2pq। तो आप क्या करेंगे? आप q से पहले p की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको यहां पर प्लेस करके आंसर निकाल देंगे। ठीक हो गया। इसमें जो आपकी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसने क्या किया है? उसमें उसने परसेंटेज दी है। परसेंटेज जब वो आपको देगा तो अपने पहले परसेंटेज को खत्म करना होगा। ठीक है। और आपने ये भी देखना है कि सम टाइम वो आपको p² की वैल्यू दे देता है या q² की वैल्यू दे देता है, तो आपने p² या q² की अगर वैल्यू दे दे तो उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट यूज करना है। ठीक है। तो परसेंटेज को पहले खत्म करेंगे। इसके अलावा अगर आपने p² या q² की वैल्यू उसने दे दी है
तो उसके लिए आप अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर आप क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब होता है, जिसे हम हार्डी-ग्रीनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहला फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ये क्या करता है, ये एक नई अलील इंट्रोड्यूस करवा देता है उसी लोकस पर, जिससे क्या होता है, जिससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। लेकिन ये अकेला इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज है माइग्रेशन। देखिए अगर तो एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल जिस जगह पर रहते हैं उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा माइग्रेट करें तो फिर तो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये माइग्रेशन इमिग्रेशन की फॉर्म में हो, आई वाला भी और ई वाला भी, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली अलीलिक फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंडिविजुअल पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाएं या फिर कुछ आ जाएं बाहर से उस पॉपुलेशन के अंदर, तो इससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं लॉस ऑफ एन अलील बाय चांस। ठीक है, छोटी पॉपुलेशन हो और उसके कुछ इंडिविजुअल्स के पास एक पर्टिकुलर अलील हो और वो किसी हादसे की नजर हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे वो पूरी की अलील लॉस हो जाएगी, उस लोकस पर मौजूद जो अलील है वो लॉस हो जाएगी, तो इससे भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद है नॉन रैंडम मेटिंग। जो नॉन रैंडम मेटिंग है इसका मतलब है, इसको हम इनब्रीडिंग भी कहते हैं, यानी कि एक खास ग्रुप जो है वो आपस में रिप्रोड्यूस करे और बाहर वालों से रिप्रोड्यूस ना करे, दूसरे इंडिविजुअल्स को मौका ना मिले उनके साथ रिप्रोडक्शन करने का, तो इससे क्या होगा, इससे जीन की मिक्सिंग नहीं होगी। यहां पर एक बात जरूरी है कि जो नॉन रैंडम मेटिंग होती है उसके नतीजे में जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टर्ब होती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे देखिए अगर कैपिटल ए वाले स्मॉल ए वालों के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल नहीं बनेगा। जब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल नहीं बनेगा, उनकी तादाद कम होती जाएगी, तो इससे एक आपके पास जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ कैपिटल ए और नंबर ऑफ स्मॉल ए में फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात जो है वो है सिलेक्शन। देखें जो इंडिविजुअल जेनेटिकली बेहतर होता है, एनवायरनमेंट या नेचर उसको सिलेक्ट करती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और जो दूसरा इंडिविजुअल होता है जिसके पास इतने बेहतर अडैप्टेशन नहीं होते, उसके पास रिप्रोडक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करती और उसको रिप्रोडक्शन के चांसेस भी नहीं मिलते, और उसके पास जो जीन होती है वो भी क्या करती है, वाइप आउट हो जाती है, उसके पास जो अलील होती है वो भी वाइप आउट हो जाती है। अब देखिए अगर सिलेक्शन ना हो रही हो, अगर नॉन रैंडम मेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी ना हो बल्कि रैंडम मेटिंग हो, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, अगर माइग्रेशन ना हो, अगर म्यूटेशन ना हो, तो एक पॉपुलेशन के अंदर अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी ओवर द जनरेशंस। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि उस इक्विलिब्रियम को या फिर इस हार्डी-ग्रीनबर्ग लॉ को क्या कर सकते हैं, निगेट करते हैं। तो एक डेफिनेटली एक्सेप्शन क्या होती है, जो एक्सेप्शन जो है वो लॉ को प्रूव करती है। ठीक हो गया, तो इन पॉइंट्स को हटा दें तो इक्वेशन कट है, इन पॉइंट्स को हटा दें तो आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो हमेशा किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपके साथ क्वेश्चन जो है लास्ट पर मैं शेयर करूंगा। लास्ट पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन फॉर्मूलाज को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी तादाद है 16%। ठीक है, तो मैं यहां पर डेटा लिख रहा हूं और फिर आगे स्टेटमेंट पे चलते जाएंगे। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव जो हैं वो है 16%, और हमने फाइंड करना है P की वैल्यू, यानी डोमिनेंट अलील की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, उसने हमें होमोजाइगस रिसेसिव की परसेंटेज दे दी है और उसने हमसे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, यानी उसने हमसे P की वैल्यू पूछ ली है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो याद रखिए जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये Q स्क्वायर होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये Q स्क्वायर की वैल्यू है, और हम यहां से मूव करेंगे और P की वैल्यू फाइंड करेंगे।
किस तरह से करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे। परसेंटेज खत्म करने के लिए हमें इसको 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 0.16। हमारे पास क्यू स्क्वायर आ गया। हमने फाइंड पी करना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम क्यू स्क्वायर की बजाय क्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू आएगी 0.4। ठीक है, तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू से आपने पी निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, आपको पता है p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो क्या आंसर आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। ये आपके पास p की वैल्यू है। तो ये इसमें मैक्सिमम मुश्किल सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको परसेंटेज दे दे तो क्या आप करेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे और आप उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें ये तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें रेंज ऑफ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।